नमस्कार, मैं हूं लाल चंद्र सिंह। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर भी। इसीलिए तो हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो चलिए आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो आज पूरा सच में हम बात करेंगे अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जहां अब शासन व्यवस्था पर पूरी तरह से मजहबी कट्टरपंथ मतलब पाकिस्तानी मानसिकता इन दिनों हावी नजर आ रही है। इसकी वजह यह है कि जिस बांग्ला राष्ट्रवाद की बुनियाद पर बांग्लादेश खड़ा किया गया था, उसके आधार को एक एक कर गिराया जा रहा है और मुल्क को लगभग उसी मुकाम पर पहुंचा दिया गया है जो 1971 के मुक्ति आंदोलन के पहले हुआ करता था। यह काम कोई और नहीं कर रहा, बल्कि मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार कर रही है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के दौरान शेख मुजिब की प्रतिमा गिराने से लेकर बांग्लादेश की मुद्रा टका से बंग बंधु की तस्वीर हटाने तक मौजूदा सरकार के सभी अंग बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की विरासत और उनकी पहचान को मिटाने पर तुले हुए हैं। इनमें बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से लेकर वहां का सुप्रीम कोर्ट तक शामिल है, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जिससे लग रहा है कि सरकार ढाका से नहीं बल्कि इस्लामाबाद से चलाई जा रही है। तो एक तरफ शेख मुजीबुर रहमान की बेटी और बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप तय कर दिए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान समर्थित कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी के रजिस्ट्रेशन को फिर से बहाल करने का आदेश दे दिया। इतना ही नहीं, 1971 के बांग्लादेशी मुक्ति संग्राम के दौरान मानवता को शर्मसार करने के मामले में मौत की सजा पाए जमाते इस्लामी के नेता ATM अजहरुल इस्लाम को भी बरी कर दिया गया। तो वहीं बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर हमले अभी भी जारी हैं। तो आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि कैसे बांग्लादेश पर पूरी तरह से वही पाकिस्तानी सोच हावी हो चुकी है जिसके विरोध में 54 साल पहले बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान ने अलग मुल्क की नींव रखी थी। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि क्या पाकिस्तानी साजिश में फंस गया है बांग्लादेश। आखिर बंग बंधु की विरासत को मिटाकर क्या पाना चाहता है बांग्लादेश। क्या बांग्लादेश 1971 वाली पहचान मिटाना चाहता है और बांग्ला राष्ट्रवाद से मजहबी कट्टरता की तरफ बढ़ते बांग्लादेश का आगे क्या अंजाम होगा। तो आइए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। करीब एक साल पहले, जब पिछले साल 8 अगस्त को अवामी लीग की शेख हसीना की सरकार को जबरन हटा दिया गया था और पूर्व प्रधानमंत्री को जान बचाकर मुल्क छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था, उसके बाद से बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की पहचान मिटाने का खेल बांग्लादेश में लगातार जारी है। और अब इसी कड़ी में बांग्लादेशी सरकार ने अपने नोटों से बंग बंधु की तस्वीर हटा दी है। बांग्लादेश सेंट्रल बैंक ने देश में नए डिजाइन के साथ जो नए बैंक नोट जारी किए हैं, उन नोटों पर देश के संस्थापक राष्ट्रपति और अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान का फोटो नहीं है। जाहिर सी बात है कि यह बंग बंधु की पहचान मिटाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त में तख्ता पलट के बाद से शेख मुजीबुर रहमान को इतिहास से मिटाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। ढाका का वो मंजर तो पूरी दुनिया को याद होगा ही, जब प्रदर्शनकारियों ने शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ डाला था। इस घटना ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था, क्योंकि शेख मुजीब बांग्लादेश के संस्थापक नेता और अगुवा थे। उन्हें बांग्लादेश का जनक कहा जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संग्राम की अगुवाई करते हुए बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी। इसलिए जब इस तरह की हरकत हुई तो पूरी दुनिया हैरान थी। लेकिन 8 अगस्त 2024 को जब मोहम्मद यूनुस ने छात्र समूहों के समर्थन से अंतरिम सरकार के मुखिया का पद संभाला, तो उसके बाद से अंतरिम सरकार का हर फैसला
शेख मुजिब की पहचान मिटाता दिखाई दे रहा है। इस साल फरवरी में बंगबंधु संग्रहालय पर भी हमला किया गया। यह स्थान शेख मुजिब का ऐतिहासिक आवास था, जहां 1975 में उनकी हत्या हुई थी और बाद में इसे संग्रहालय में बदल दिया गया था। इसे भी शेख मुजिब के विरासत के केंद्र पर हमला माना गया। तो अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि बंगबंधु की विरासत को मिटाने का क्या है पूरा सच। तो बांग्लादेश बनने के बाद से ही सभी नोटों पर वहां शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें थीं, लेकिन अब इसे हटाकर उनकी जगह पर बांग्लादेश के ऐतिहासिक स्थलों की तस्वीरें छापी गई हैं। सोमवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इन नए नोटों को जारी किए। जल्द ही ये नए नोट सर्कुलेशन में भी आ जाएंगे। अभी 1000, 50 और 20 टका के नोट जारी किए गए हैं। नए 20 टका के नोट पर दिनाजपुर में स्थित हिंदू मंदिर, कंटाजी मंदिर और पहाड़पुर मठ की तस्वीर है। वहीं 50 टका के नोट पर राजधानी ढाका में स्थित महल एहसान मंजिल और जैनुल आबिदीन की पेंटिंग है। वहीं 1000 टका के नोट पर राष्ट्रीय शहीद स्मारक और जातीय संसद भवन की तस्वीरें हैं। तीनों पर रॉयल बंगाल टाइगर वाटरमार्क और बैंक का मोनोग्राम है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि जिस यूनुस सरकार के दौरान हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले और अत्याचार बढ़े हैं, उसी सरकार ने नए नोटों पर हिंदू और बौद्ध मंदिरों की तस्वीरों को शामिल क्यों किया है? सरकार का इस बदलाव के पीछे तर्क है कि यह राष्ट्रीय प्रतीकों का अराजनीतिकरण है। लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। सच्चाई यह है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार बढ़े हैं, जिसके चलते बांग्लादेश की सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है और मुद्रा पर हिंदू और बौद्ध धार्मिक स्थलों की तस्वीर को इस दबाव को कम करने की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है। बांग्लादेश सेंट्रल बैंक 500, 200, 100 और 10 टका के नए नोट भी जल्द ही जारी करेगा। बांग्लादेश सेंट्रल बैंक के प्रवक्ता आरिफ हुसैन खान का कहना है कि नए डिजाइन में किसी व्यक्ति की तस्वीर नहीं होगी, बल्कि देश के पारंपरिक स्थलों को जगह मिलेगी। मतलब साफ है कि शेख मुजीबुर रहमान की विरासत को खत्म करने की यह कोशिश अभी आगे भी वहां पर जारी रहेगी। अगस्त 2024 को बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही लगातार शेख मुजिब से जुड़ी निशानियों पर हमला किया गया। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। ढाका में उनकी मूर्तियों को तोड़ा गया, मूर्ति तोड़ दी गई और कई सार्वजनिक स्थानों पर लगे नेम प्लेट को भी हटा दिया गया। तो आइए अब हम आपको एक एक कर बताते हैं कि पिछले साल अगस्त के बाद से बांग्लादेश में किस तरह से शेख मुजीबुर रहमान की निशानियों को मिटाने की कोशिश हुई। आप ये आंकड़े जरा देखिए। अगस्त 2024 में ढाका के बिजॉय सरणी इलाके में स्थित शेख मुजिब की आदमकद प्रतिमा को उग्र प्रदर्शनकारियों ने गिरा दिया। यह प्रतिमा आवामी लीग सरकार ने साल 2020 में स्थापित की थी। शेख हसीना को ढाका से बेदखल किए जाने के ठीक 6 महीने बाद 5 फरवरी 2025 को प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने धान मंडी 32 स्थित बंगबंधु स्मारक संग्रहालय को जमींदोज कर दिया और पुलिस तमाशबीन बनी रही। मतलब उपद्रवियों की हरकत को सरकार का समर्थन हासिल था। इतना ही नहीं, अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश की आजादी और बंगबंधु से जुड़े दिनों की 8 सरकारी छुट्टियां भी रद्द कर दी। इनमें शेख मुजिब का जन्म दिवस 17 मार्च, शेख मुजिब की हत्या की स्मृति में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय शोक दिवस 15 अगस्त, 1972 के संविधान की स्मृति में 4 नवंबर को मनाया जाने वाला संविधान दिवस और 7 मार्च का शेख मुजिब के ऐतिहासिक भाषण का दिन भी शामिल है। और इतना ही नहीं, अंतरिम सरकार ने 1971 के मुक्ति संग्राम पर भी पाठ्य पुस्तकों को संशोधित किया है। बांग्लादेश की राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक बोर्ड यानी एनसीटीबी ने जो बदलाव किए हैं, उनमें बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में शेख मुजिब की भूमिका को या तो हटा ही दिया गया था या फिर बहुत छोटा कर दिया गया है और स्वतंत्रता संग्राम में उनके नेतृत्व को सीमित रूप से दर्शाया गया है। तो सिर्फ बांग्लादेश के नए नोट से ही नहीं, बल्कि सभी स्थानों से बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की यादों को मिटा देने की कोशिश के पीछे की मंशा अब पूरी तरह से
साफ हो चुकी है। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की विरासत को कमजोर करने या फिर मिटाने के प्रयासों की लंबी कहानी है। शेख मुजीब ने बांग्लादेश को 1971 में पाकिस्तान से आजादी दिलाने में केंद्रीय भूमिका निभाई थी और स्वतंत्र बांग्लादेश के वो पहले प्रधानमंत्री बने। बांग्लादेश जब बना तो उसने बांग्ला राष्ट्रवाद और सेक्युलर गणतंत्र को अपनाया। शेख मुजीबुर रहमान ही थे जिन्होंने फैसला किया था कि एक राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश की बुनियाद धर्मनिरपेक्षता में होगी। बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामी धड़ों को बैन भी किया गया था क्योंकि इन्हें पाकिस्तान परस्त माना जाता था। लेकिन 1975 में बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। सिर्फ 4 साल बाद 71 में बांग्लादेश बना, 75 में उनकी हत्या कर दी गई और सैन्य तख्ता पलट हो गया। उसके बाद उनके विरासत को मिटाने, बदनाम करने और भुला देने की सुनियोजित कोशिशें हुई। सबसे बड़ा और पहला हमला हुआ बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्षता पर, जो शेख मुजीबुर रहमान की सबसे बड़ी विरासत थी। सैन्य तानाशाह जियाउर रहमान ने 1977 में बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द को ही हटा दिया। फिर कट्टरपंथी मजहबी पार्टियों पर लगी पाबंदी भी हटा ली। 1988 में जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने तो इस्लाम को बांग्लादेश का राजकीय धर्म तक बना दिया। हालांकि 2009 में जब शेख हसीना के नेतृत्व में आवामी लीग की सरकार वापस आई तो 2011 में संविधान में फिर से धर्मनिरपेक्षता को शामिल कर दिया गया है। बांग्लादेश के संविधान के अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि बांग्लादेश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और दूसरे धर्म के लोगों को भी बराबर का अधिकार वहां पर हासिल है। लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कई सुधार आयोगों का गठन किया था। इनमें एक संवैधानिक सुधार आयोग भी था और इस आयोग ने फिर से बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने की सिफारिश की है और वजह भी साफ है। मोहम्मद यूनुस की सरकार को कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी भी समर्थन कर रही है। तो ऐसे में एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद क्या बांग्लादेश बांग्ला राष्ट्रवाद से मजहबी कट्टरपंथ की ओर बढ़ता जा रहा है? यह बड़ा सवाल है। और इस बीच बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी आईसीटी में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है और इसके साथ ही न्यायिक प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उन पर लगे आरोप बीते साल जुलाई में हुए आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर की गई बर्बरता से जुड़े हुए हैं। अभियोजन पक्ष ने रविवार को बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में शेख हसीना सहित 3 लोगों के खिलाफ 5 आरोप दायर कर दिए हैं। इसी के आधार पर शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर दिया गया है। पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। तीनों अभियुक्तों को 16 जून को न्यायाधिकरण के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है। और खास बात यह भी है कि बांग्लादेश के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी मामले की सुनवाई का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया गया और यह मुकदमा उसी न्यायाधिकरण में चलेगा जिसे शेख हसीना ने सत्ता में रहते हुए मानवता के विरुद्ध अपराधों की सुनवाई के लिए गठित किया था। अगर शेख हसीना इसमें दोषी पाई जाती हैं तो उन्हें मौत की सजा भी हो सकती है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के कार्यकाल में वहां की अदालतों के भी कुछ फैसले जिस तरह से आए हैं उससे लगता तो यही है कि वहां अदालतें भी पूरी तरह से सियासी दबाव में हैं और इसीलिए इन मुकदमों का अंजाम क्या होना है इसका अंदाजा भी आसानी से लगाया जा सकता है। तो एक तरफ जहां शेख हसीना पर मुकदमा चलाया जा रहा है और उनकी आवामी लीग पर पहले ही बैन लगाया जा चुका है, तो वहीं जमाते इस्लामी जैसे संगठनों से बैन हटाया जा रहा है। बांग्लादेश में भारत की पूर्व उच्चायुक्त वीना सीकरी का कहना है कि मोहम्मद यूनुस ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि इस्लामिक पार्टियों का प्रभाव वहां पर बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आप भी सुनिए वीना सीकरी ने क्या कुछ कहा, फिर हम आपको बताएंगे कि जमाते इस्लामी बांग्लादेश के काले कारनामों का उसका पूरा सच और उसका पूरा इतिहास क्या है। पहले सुनिए वीना सीकरी जी को।
ये जो रिजीम है मोहम्मद यूनुस का, जिसके पीछे सारे इस्लामिस्ट पार्टीज हैं, उन्होंने एक बार कह दिया कि हम अवामी लीग को बैन करते हैं। उनका कोई अधिकार है ही नहीं, उनमें कोई अथॉरिटी नहीं कि वो किसी पार्टी को बैन करें। ऐसे ही बैन कर दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि अवामी लीग का वोट बैंक तो इंटैक्ट है और सारे लोग बांग्लादेश में यही कह रहे हैं कि आगे भालो छिलो, पहले अच्छा था, ये कह रहे हैं। तो वो देख के ये डर गए और उन्होंने उनको ये जानकारी पड़ी कि जो इनकी कोशिश 8-9 महीने से हो रही है कि उनका पॉपुलैरिटी बढ़े, इस्लामिस्ट पार्टीज का पॉपुलैरिटी बढ़े, जमाते इस्लामी का पॉपुलैरिटी बढ़े, ये कोई हो ही नहीं रहा है। तो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले शासन ने पिछले सप्ताह एक तरफ जहां देश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराध करने का आरोप लगाने का फैसला किया, तो वहीं देखिए दूसरी तरफ उसी दिन बांग्लादेश में एक और फैसला पाकिस्तान समर्थक जमाते इस्लामी के हक में हुआ। जमाते इस्लामी को राजनीतिक दल के रूप में पुनः पंजीकृत करने की अनुमति फिर से वहां पर दे दी गई। तो मोहम्मद यूनुस सरकार के इन दोनों फैसलों को अगर आप एक साथ मिलाकर देखेंगे तो सवाल यह उठता है कि क्या शेख हसीना के खिलाफ आरोप और जमात को फिर से चुनावी दल के रूप में मंजूरी मिलने का फैसला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दरअसल बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने रविवार को चुनाव आयोग को इस्लामिक कट्टरपंथी जमाते इस्लामी का पंजीकरण बहाल करने का आदेश दे दिया, जिससे इसके भविष्य के चुनाव में भाग लेने का रास्ता अब साफ हो गया है। और उसी दिन अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरुद्ध आरोप भी लगाए, जिन्हें जमाते इस्लामी समर्थित हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद 5 अगस्त 2024 को सत्ता से हटा दिया गया था। जमाते इस्लामी के चुनाव लड़ने का रास्ता तो साफ कर ही दिया गया है, लेकिन साथ ही पिछले सप्ताह बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने जमात के एक प्रमुख नेता एटीएम अजहरुल इस्लाम की दोष सिद्धि के फैसले को पलट दिया और उनको जेल से रिहा भी कर दिया। जमाते इस्लामी के नेता अजहरुल इस्लाम को 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान बलात्कार, हत्या और नरसंहार के लिए साल 2014 में मौत की सजा सुनाई गई थी। आगे हम आपको यह भी बताएंगे कि बांग्लादेश की जमाते इस्लामी का इतिहास क्या रहा है और किस तरह से इस पार्टी ने 1971 के युद्ध में बांग्लादेश की आजादी के बजाय पाकिस्तान का साथ दिया था। तो आइए अब आपको बताते हैं कि इसी जमाते इस्लामी बांग्लादेश का पूरा सच क्या है। 1971 में जब पूरा बांग्लादेश पाकिस्तान से आजादी के लिए मुक्ति संग्राम आंदोलन चला रहा था, तो उस वक्त यह जमात पाकिस्तान से अलग बांग्लादेश का विरोध कर रही थी, क्योंकि उसकी निगाह में यह इस्लाम विरोधी था बांग्लादेश का बनना। जब शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई शुरू हुई, तो जमाते इस्लामी के सदस्यों ने पाकिस्तानी सेना का साथ दे दिया और बड़ी संख्या में बुद्धिजीवियों, छात्रों और मुजीब के सहयोगियों की हत्या की। बंगाली हिंदू समुदाय पर तो इन्होंने अत्याचारों की इंतहा कर दी। जमात के सदस्यों ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर पश्चिमी पाकिस्तान, उसके साथ मिलकर अपने ही बंगाली भाइयों और बहनों के खिलाफ युद्ध अपराध करने में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। जमाते इस्लामी ने पाकिस्तानी सेना का समर्थन करने के लिए अल बदर और अल शम्स जैसे संगठन बनाए, लेकिन बांग्लादेश का निर्माण होने के बाद जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके नेता देश छोड़कर पाकिस्तान चले गए या फिर छुप गए। लेकिन 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद नई सरकार ने जमाते इस्लामी से पाबंदी हटा ली और जमाते इस्लामी बांग्लादेश ने खुद को राजनीतिक रूप से खड़ा करना शुरू कर दिया। लेकिन जमाते इस्लामी के पतन की शुरुआत साल 2008 में आवामी लीग सरकार की तरफ से गठित युद्ध अपराध न्यायाधिकरण के साथ हो गई थी। जमाते इस्लामी के नेताओं के खिलाफ 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में पाकिस्तानी फौज से गठजोड़ करने के इल्जाम थे। मुकदमा चला और जमात के कई शीर्ष नेताओं को युद्ध अपराध का दोषी ठहराया गया। जमात के उप प्रमुख देलवर हुसैन सईदी को नरसंहार, बलात्कार और धार्मिक उत्पीड़न के लिए मौत की सजा सुनाई गई। इनके अलावा जमात के बहुत से नेताओं को कैद कर लिया गया और मौत की सजाएं भी सुनाई गईं। 2013 आते आते जमाते इस्लामी पर सियासी दल के तौर पर काम करने को लेकर भी पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन अब करीब 12 साल के बाद
उस नीति को पूरी तरह से पलट दिया गया है, जिस पर बांग्लादेश ही नहीं पूरी दुनिया में लोग हैरानी जता रहे हैं। तो बांग्लादेश के खुद के अंदरूनी हालात कितने नाजुक हैं, ये आपने इस रिपोर्ट में देखी कि कितने नाजुक हैं। बहुत ही नाजुक हालात हैं बांग्लादेश के। लेकिन इसी जमाते इस्लामी बांग्लादेश के नेता मजहब की आड़ में दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में दखल भी दे रहे हैं। पिछले महीने ही बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी ने कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने के लिए म्यांमार के 2 टुकड़े करके एक अलग मुस्लिम देश बना देना चाहिए। तो जमाते इस्लामी के नेताओं ने यह अजीब सा प्रस्ताव ढाका में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात के दौरान दिया था। आपको बता दें कि जमात के नेता सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर ने इस मुलाकात में हिस्सा लिया था। ताहिर ने इस मुलाकात के बाद दावा किया था कि बांग्लादेश में करीब 12 लाख रोहिंग्या मुसलमान हैं और वो अमानवीय परिस्थिति में जीवन गुजार रहे हैं। इनकी समस्या का स्थायी समाधान तो यही है कि इन्हें म्यांमार के अराकान प्रांत में वापस बसा दिया जाए और इसे एक अलग मुस्लिम देश घोषित कर दिया जाए। जमात के नेताओं ने चीन से इस अजीबोगरीब प्रस्ताव को म्यांमार सरकार तक पहुंचाने की अपील भी की, क्योंकि चीन के म्यांमार के साथ संबंध अच्छे हैं। लेकिन इस प्रस्ताव को सुनते ही म्यांमार की सैन्य सरकार भड़क गई और उसने इसे सिरे से नकार दिया। म्यांमार सरकार का आरोप है कि बांग्लादेश की जमाते इस्लामी ने राजनीतिक लाभ के लिए यह प्रस्ताव दिया है। तो बांग्लादेश को लेकर क्या कुछ चल रहा है, ये आपने इस रिपोर्ट में देखी। और जो प्रस्ताव वो दे रहे थे कि म्यांमार के 2 टुकड़े करके एक मुस्लिम राष्ट्र बना दिया जाए, उसी तर्क के आधार पर बांग्लादेश में जो हिंदुओं का उत्पीड़न होता है, तो फिर इसी तरह से बात होनी चाहिए कि बांग्लादेश के 2 टुकड़े करके एक इधर हिंदुओं के लिए बना दिया जाए। बहरहाल पूरा सच में अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि बांग्लादेश में फिर से किस तरह से हिंदुओं पर हमले लगातार हो रहे हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पूरा सच में आप सभी का स्वागत है। तो बांग्लादेश पर हम आज बात कर रहे हैं। बांग्लादेश के बारे में एक बात और बड़ी दुखद और विडंबना है कि वहां जब कभी भी कोई भी किसी भी तरह का आंदोलन हुआ है तो उसमें सबसे ज्यादा मार वहां के अल्पसंख्यकों और खासतौर पर हिंदुओं पर पड़ी है। नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं मोहम्मद यूनुस, सोचिए किस अंतर्राष्ट्रीय कद के हैं, और उनके कार्यकाल में तो हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ताजा मामला जैसोर जिले के दहराम शियाहाटी गांव से सामने आया है, जहां अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के 20 घरों को कट्टरपंथियों ने लूटने के बाद आग के हवाले कर दिया। उन्मादियों के हिंसक हमले में पीड़ित हिंदुओं ने अपनी संपत्ति और घर सहित सब कुछ खो दिया। हमलावर कट्टरपंथियों ने पहले हिंदू घरों से नकदी और सोने चांदी के आभूषण लूट लिए। उसके बाद हिंदू महिलाओं से छेड़छाड़ करते हुए कई लोगों के साथ मारपीट की। साथ ही गांव के मंदिरों को भी इन चरमपंथियों ने निशाना बनाया। उन्मादियों के इस हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं। घरों के साथ ही हिंदुओं के दुकानों को भी चुन चुन कर निशाना बनाया गया। यह सब उस वक्त हुआ जब इलाके में तनाव पहले से ही चरम पर था। दरअसल अभी हाल ही में एक BNP नेता की हत्या हुई थी, जिसके बाद यह हिंसा भड़की।
22 मई को जैसोर के दहराम शियाहाटी गांव में एक स्थानीय विवाद के दौरान बीएनपी नेता तारिकुल इस्लाम की हत्या हो गई थी। इसके बाद गांव में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बना लिया गया। इस तरह की हिंसा की घटनाएं जैसोर तक ही सीमित नहीं रही। मणिकगंज जिले में मां काली के मंदिर में आग लगा दी गई, जबकि मगुरा जिले में हिंदू समुदाय के घरों में घुसकर लूटपाट की गई। इस बढ़ती असहिष्णुता के खिलाफ एक बार फिर से देश की राजधानी ढाका में राष्ट्रीय प्रेस क्लब के बाहर विभिन्न संगठनों ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से घटनाओं के निष्पक्ष जांच की मांग की है, लेकिन इस तरह की मांग तो लगातार चलती रही है बांग्लादेश में, और खासतौर पर मोहम्मद यूनुस की सरकार के दौरान। क्या उनकी कानों पर जूं रेंगेंगी? इसका इंतजार है पूरी दुनिया को और खासतौर पर भारत को, क्योंकि भारत की ठीक पड़ोस में बांग्लादेश है और वो हमारी चिंता का कारण है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस विशेष कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।